नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूँ। आज चर्चा होगी लोन्स पर, साथ ही आरबीआई की आज जो पॉलिसी आई उस पर हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं उस पर भी नजर डालेंगे। हमारे साथ आज बैंकिंग एक्सपर्ट हैं अनु बेलंगवाल। अनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। चलिए एक नजर डालते हैं आज के ऑन द शो पर, यानी कौन से लोन सेगमेंट्स को आज हम कवर करेंगे। पर्सनल लोन के अलावा कुछ कार लोन के भी ऑफर्स हैं जिन्हें हम आज शामिल कर रहे हैं। साथ ही जैसा कि मैंने आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका किस तरह से असर आप पर पड़ेगा, लोन धारकों के लिए कोई खास रिलीफ होता हुआ नजर नहीं आया। अगर आप प्रीपेमेंट करने की सोच रहे हैं उस पर भी क्या राय है हमारे एक्सपर्ट की, वो भी जानेंगे। और अपने घर का बीमा अगर आपको कराना है तो कहाँ से ले सकते हैं आप बीमा पॉलिसी, वो भी हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की अनाउंसमेंट से। पूरी पॉलिसी में देखा जाए तो जिस तरह की उम्मीद थी वैसे ही कुछ आउटकम आए हैं। फिलहाल महंगाई को देखते हुए और बाकी भी जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो चीजें हैं उनको देखते हुए कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हालांकि एसएलआर में एक बदलाव हुआ है, लेकिन जहां तक ईएमआई का सवाल है उस पर कोई भी अब रिलीफ फिलहाल नहीं मिलेगा। आपका क्या कहना है इस पूरी पॉलिसी पर? आपकी बात बिल्कुल सही है पल्लवी। एंड इनफैक्ट एसएलआर को 22.5% से 22% तक नीचे लाए हैं। और उसके अलावा अगर देखें तो कोई भी मूलभूत चेंज मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नहीं दिखा। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गवर्नमेंट अभी आई है और एक इन कंजंक्शन काम हो रहा है आरबीआई गवर्नर के साथ। एंड मैं ये देखता हूँ उसमें कि बॉयंसी इन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ग्रोथ, थोड़े सिग्नल्स अच्छे दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी का और नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी का हमें वेट करना चाहिए। और तब तक एक अच्छी चीज़ है कि स्टेटस को रखा गया है और एसएलआर में जो भी राहत है उससे कम कोई किसी तरह की नेगेटिविटी आने की मैं नहीं समझता हूँ कोई बात है। सो आई थिंक इट्स ओवरऑल अ बैलेंस एंड ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स। तो चलिए काफी हद तक एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। पर जैसे कि आपने बोला अभी अनूप की आने वाले समय में इन्फ्लेशन पर कहीं ना कहीं आरबीआई की नजर रहती ही है। और आगे भी उन्होंने कुछ ऐसे इंडिकेशन जरूर दिए पॉलिसी के अंदर। जिस तरह के बयान आए आज की पॉलिसी के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि अगर इन्फ्लेशन में थोड़ा सा और कमजोरी आती है या फिर थोड़ा नीचे की तरफ जाता है तो शायद आने वाले क्वार्टर्स में और खास करके जो नेक्स्ट पॉलिसी समीक्षा होगी उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। ऐसे में आम जो पॉलिसी धारक है या सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पर जो लोन धारक है जिसने लोन लिया हुआ है उनके लिए क्या कुछ संकेत यहाँ से निकल कर आए हैं? देखिए, दो चीज़ें, पहले आपने छेड़ा इन्फ्लेशन का बात, तो उसमें दो चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। अगर इन्फ्लेशन को काबू में रखा जाए और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उससे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर दोनों आगे बढ़ते हैं। इन टर्म लिक्विडिटी की काफ़ी बहुतायत होती है और जब लिक्विडिटी का डिमांड सप्लाई का गैप में सेम फार्मूला फाइनेंस बिजनेस में भी है और कंज्यूमर को भी जाता है, तो आई थिंक व्हेन द सप्लाई इज मोर टुवर्ड्स मनी, कंपटीशन इज हायर एंड in turn the existing borrowers and the new borrowers get the equal benefits. And yes, government's aim is concerned till January next year, 1st of January, they plan to bring the retail inflation at 8% and then subsequent year by 6%. And I think RBI governor, in my opinion, is seriously working towards उस दिशा में। तो यहाँ पर टारगेट भी रखा है उन्होंने 8% तक जनवरी तक यहाँ पर महंगाई दर को लाने का। लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को एक ब्रीफली बता सके एसएलआर की जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ेगी इस कटौती से 0.5% की जो कटौती हुई है, एक आम आदमी को किस तरह आप समझाएंगे कि इस कटौती के क्या मायने हैं? देखिए, एसएलआर एसेंशियली ये है कि स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है। 22.5% अभी तक था जो बैंक्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को इन्वेस्ट करना था। अभी वो 22% करना है तो 0.5% उनके पास बचा हुआ है जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही उनको बाउंडेशन नहीं है करने की। तो वो पैसा बाजार में आएगा, जब बाजार में आएगा तो कंज्यूमर को ऑब्वियसली उसका फायदा मिलने वाला है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं मिलेगा, ये भी बात पक्की है। चलिए, तो फिलहाल महंगाई की मार से आप गुजर रहे हैं। आरबीआई भी कड़ी नजर रख रही है महंगाई पर। कुछ भी उसमें अगर बदलाव होते हैं आने वाले समय में थोड़ी कम होती है जैसा लक्ष्य भी रखा है सरकार ने आरबीआई ने, तो वहां पर देखा जाएगा शायद ईएमआई आगे चल के कुछ आपको रिलीफ मिले। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिराज शेख हैं मौजूद फोनलाइन पर। नमस्कार शिराज, गुड इवनिंग। बताइए, आप कुछ लोन प्रीपेमेंट की बात कर रहे थे। एक्चुअली मैंने 2010 में I took loans in 2006 actually and completed my engineering in 2010. Okay. So started repayment after 2010 only. So what my query was ki can I get some benefits by paying it at a one time actually.
बेनिफिट्स की जहाँ तक बात है, आपके मेल में दो चीजें शिराग मेंशन है। वन इज दैट यू सेड कि सब्सिडी जो अनाउंस हुई है उसका कुछ हिस्सा आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, और सेकंडली आपने जैसे प्रीपेमेंट का यहाँ पर जिक्र छेड़ा है कि आप अगर पूरा एक साथ दे देते हैं क्या कुछ लाभ मिलेगा। आपसे जान सकते हैं ये टेन्योर एग्जैक्टली आपका, आपने बताया कि 2010 से रीपेमेंट आपका स्टार्ट हुआ है, पर लोन कितने समय का है? 5 years का। ओके, ठीक है। 2006 में एजुकेशन लोन इन्होंने लिया था। फिलहाल आप जॉब कर रहे हैं जैसे कि आपने बताया शिराज? जी हाँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो फिलहाल जो सब्सिडी का जहाँ तक सवाल है उसको कैसे हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। अनूप हमारे साथ हैं आज के एक्सपर्ट। अनूप बताइए शिराज के लिए क्या राय रहेगी आपकी? सिराज साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है आपने 2006 में लोन लिया और 2010 से वापसी शुरू करी, तो इसका बड़ा क्लियर सा एंगल है कि आपकी नौकरी शुरू हो गई है, पैसा कमाना शुरू कर दिया आपने। अब जिस तरह से सब्सिडी की बात है तो एसेसेबल इनकम से मैक्सिमम 3 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, और इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है एसेसेबल इनकम से कम हो सकता है, और यह जितना एक्चुअल होगा मैक्सिमम 3 लाख है। किसी बेनिफिट की आप एक साथ इसको पे करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अभी आपने अर्निंग शुरू करी है, आपने एजुकेशनल लोन लिया है, तो टैक्स बेनिफिट्स और सारे ऑप्शन आप वे कर लें। उसके हिसाब से आप देख लें कि अगर आपके पास बफर कैश इतना है कि आपको कल को ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप इसको रीपे कर सकते हैं। थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी लेकिन आगे की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप फिलहाल जैसा हमारे एक्सपर्ट बताया उस पर आप गौर जरूर करें कि आगे किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है, आपने बताया कि जो आप पूरा पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या कुछ छूट है, इंटरेस्ट पर आपको छूट मिलती है 88 सेक्शन के तहत। अगला सवाल ईमेल के जरिए शामिल कर रहे हैं आशुतोष कुमार मिश्रा जी का सवाल है, बेंगलुरु से इन्होंने सवाल भेजा है। इन्होंने मेंशन किया कि 15 साल के लिए इन्होंने एक लोन लिया था 20 लाख का 10.5% फ्लोटिंग रेट पर। जैसा कि इन्होंने अपने मेल में मेंशन किया है, इनके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक ये जानना चाह रहे हैं कि इनका जो इंस्टीट्यूट है HDFC जहां से इन्होंने लिया है वहां पर 5,000 रुपए फीस चार्ज करके वो इनकी ब्याज 10.25 करने को तैयार है। क्या ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले या फिर SBI में ट्राई करना ठीक रहेगा? 10.15 यहाँ पर सबसे कम ब्याज दर इनको मिल रही है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा? देखिए अभी तो इनका लोन काफ़ी हद तक डिसबर्स हो चुका है और 4-1 लाख और होना है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी पूरा लोन डिसबर्स होने दें, क्योंकि अभी आपका 10.5% पे है और SBI या दूसरा बैंक आपको 10.15 पे ऑफर कर रहा है। मेरे ख्याल से आप अंतिम किस्त भी उसकी डिसबर्स होने दें, उसके बाद आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक से ही बात करें। अगर वही आपका लोन कम कर देते हैं बिना किसी पेनल्टी लिए या कोई एक्स्ट्रा फीस लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप दूसरे बैंकों से भी बात कर सकते हैं और अपने लोन को स्विच कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि RBI की गाइडेंस के अंदर आज की डेट में कोई भी बैंक होम लोन को जब क्लोज किया जा रहा है बीच में तो उस पर किसी तरह के पीनल चार्जेस या प्रीपेमेंट चार्जेस अलग से नहीं ले रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, आप आराम से उसको डिसाइड कर सकते हैं। अभी आपको स्विच करने में एक तरफा बात रहेगी कि फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। जैसा कि आपने बोला यहाँ पर कि क्योंकि इनका जो 20 लाख का लोन था उसमें से ऑलमोस्ट 80% इनको मिल गया है, सिर्फ कुछ महीने और रह गए हैं, तो टोटल डिसबर्समेंट होने के बाद क्या बात करना ठीक रहेगा HDFC से? एब्सोल्युटली, बिकॉज अभी देखें यहाँ पे 4 लाख जब हो जाएगा तो उसका रीपेमेंट और एक्चुअल इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगा इमीडिएटली, तो उस वक्त ये ज़्यादा सेंसिबल रहेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो कभी भी अपने अच्छे कस्टमर को कंपटीशन को जाने के लिए बहुत खुशी से नहीं चाहते, तो वो कोशिश करेंगे अगर कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकेगी तो वो इनके लोन को रीप्राइस करेंगे और कंसीडर करेंगे इनकी रिक्वेस्ट। अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो उस वक्त की मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये अपना लोन को स्विच ओवर करा सकते हैं, अपना बैलेंस ट्रांसफर दूसरे बैंक्स में करा सकते हैं। जी, तो आशुतोष उम्मीद है इस वक्त आप शो देख रहे हैं और आपको राय भी मिल गई है, कुछ मदद यहाँ पर जरूर हो पाएगी। हमारे साथ अगले दर्शक है श्रेयस, फोन लाइन पर मौजूद हैं बेंगलुरु से। गुड इवनिंग श्रेयस, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द पैनलिस्ट्स हियर। सबसे पहले कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल ये था, मैं 3 सवाल पूछना चाहता था एक्सपर्ट से। मैंने 2007 से 11 तक एजुकेशन लोन लिया था। ओके, हेलो जी जी, उसका अमाउंट 3,22,000 का था। ठीक है, और उसमें एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इट वाज 14.75% फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज मेंशन्ड। ऑलराइट, ठीक है। तो एक्सपर्ट से क्या सवाल है आपका? लगता है काफी ज्यादा ब्याज दर आप दे रहे हैं, इस चीज को लेकर एक्स्ट्रा टाइम, राइट? राइट।
So I started paying the installment from 2012 mid or late, like August or September. Okay. As per the agreement उसमें था कि 7,295 पे करना है, बट मेरा हो गया था 10,900. उन्होंने कहा था कि ड्यूरिंग एजुकेशन यू हैव नॉट पेड द इंटरेस्ट, Right. so it has accrued up, so it's accumulated rate of interest. Okay. So first thing I want to understand whether education loan में interest rate लगता है कि नहीं लगता है, because many people have told me, my friends, that they have not paid the interest of education during the education period. Right. ठीक है. Okay, and this is my first question. और दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक कुछ न्यूज में सुना था हमने, लेजिस्लेटर ने पास किया था कि after, like before 31 July, March 2009, whoever has sanctioned the loan, they will be given some relaxation in the interest rate. Right. So if I fulfill all the criteria, whether I will be applicable for that relaxation, whatever So it yes, is, एक बात should I like अच्छा, उससे पहले आप ये बताइए कि आपने कहाँ से लोन लिया था, क्योंकि आपको वहीं पर जाके अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है. आप बता सकते हैं कौन सी ब्रांच या कौन से बैंक से आपने लोन लिया हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली. ओके, दिल्ली से आपने लोन लिया हुआ है. और जैसे कि आपने बताया कि आपका लोन जुलाई 2007 का है. ऐसे में जो सब्सिडी इंटरिम बजट में अनाउंस हुई थी उसके लिए आप एप्लीकेबल हैं या नहीं, एलिजिबल है या नहीं, वो हम एक्सपर्ट से जानते हैं. अनूप, इन्होंने कई सारे सवाल पूछे हैं, फिर नक्शल में आप इनको क्या एग्जैक्टली सोल्यूशन बता सकते हैं? एब्सोल्युटली. देखिए, आपने 2007 में जब लोन लिया है और आपने, मुझे ये लगता है कि थोड़ा अगर आप और स्टडी कर लेते तो आपको अभी इतनी दुविधा नहीं होती. इंटरेस्ट तो लोन पे लगता ही लगता है. हाँ, एक बात ज़रूर है, जब स्टूडेंट्स लोन लेते हैं तो उनके पेरेंट्स की या जो अर्निंग मेंबर हैं बड़े उनके घर में, उनकी गारंटी पे वो लोन होता है, क्योंकि क्रेडिट एलिजिबिलिटी स्टूडेंट की नहीं बनती है. अब रही बात इंटरेस्ट ना पे करने की, तो इंटरेस्ट तो ज़रूर पे करना है. जैसे आपने भी बताया, वो एक्यूमुलेट हो गया है और उसकी जगह उन्होंने मेरे ख्याल से आपका टेन्योर चेंज कर दिया है, अगर मैं करेक्ट समझ पाया हूँ आपके सवाल को, और ईएमआई का अमाउंट भी बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों की एक थ्रेशहोल्ड है कि कितना टेन्योर बढ़ेगा या कितनी ईएमआई बढ़ेगी. जहाँ तक राहत का सवाल है, मुझे लगता है इमीडिएटली आप अपने बैंक को अप्रोच करें, उनसे बात करें. ब्रांच मैनेजर, जिस ब्रांच से आपने लोन लिया, आप उनसे बात करें, वो आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे. और आपकी बात में अगर ज़रा भी उनको लगता है कि उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट उस टाइम पे रही है, जो टर्म्स एंड कंडीशन जो स्थिति रही है, और आज जो है नए कस्टमर्स को एजुकेशन लोन कम उस पर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक भी ये चाहता है कि ग्राहक को एक उसकी बात को समझा जाए, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसको कोई इंटरेस्ट में राहत दी जा सकती है, तो वो ज़रूर देंगे. नहीं तो आपको आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं, और करीब 12% से लेके काफ़ी नीचे आप जो पे कर रहे हैं अभी, उससे काफ़ी नीचे तक आपका लोन स्विच ओवर हो सकता है दूसरे बैंक में. तो आप पहली कोशिश यही करें कि अपने एग्जिस्टिंग जो लेंडर हैं एसबीआई, उनको अप्रोच करें. तो ठीक है श्रेयस, आपको पाथ भी दिखा दिया हमारे एक्सपर्ट ने, लेकिन चलना आपको खुद होगा. फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं मनी गुरु. चर्चा आज लोन्स पर हो रही है और हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट अनूप बिलंगवाल हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए. कुछ और दर्शक भी हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं. अगले दर्शक हैं हेम सिंह, हिमाचल प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद हैं. नमस्कार हेम साहब, गुड इवनिंग. बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी. हेलो. हाँ सर, अपना सवाल पूछिए. मैडम, मैंने एक हाउस लोन लिया है ना जी. जी. ये स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से. ठीक है. कोई 4 साल पहले लिया था ये 7 lakhs का. ओके. तो उसमें ऐसा है कि फर्स्ट 3 years तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा 8.5% का. ओके. ओके. ठीक है ना जी. और उसके बाद जो बैंक का चार्ज कर रहा है 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. ये एक स्कीम थी उस टाइम SBP इजी होम लोन के नाम से, जब मैंने लोन अप्लाई किया था. ठीक है. और मुझे उस वक्त ये बताया था कि आपका फर्स्ट 3 years जो होगा 8.5% रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद जो बैंक के जो फ्लोटिंग रेट होंगे उस समय के वो लगेंगे. ठीक है. लेकिन अभी स्थिति है कि 15% चार्ज ले रहा है बैंक. और उसी बैंक में जो बाकी के लोग हैं या फिर जो आपने पता किया होगा, कितनी ब्याज दर वहाँ पर चल रही है? 15%. 10.25 है जो आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस बैंक का, 10.25 है. ठीक है. और आप जबकि 15% दे रहे हैं, आपने बैंक से इस बारे में बात की है पर्सनली जाकर?
हाँ जी मैडम, मैंने इन राइटिंग वहाँ बैंक को किया है, लेकिन उनका भी रिप्लाई नहीं आया। कोई रिस्पांस नहीं आया है। ठीक है, इन सब आपके सवाल का जवाब हम जरूर दिलवाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट है अनूप जैसा ही बता रहे हैं, इनके एग्रीमेंट में मेंशन जरूर था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा ब्याज दर हो गई है। 8.5% शुरू के 3 साल इन्होंने दी, लेकिन पिछले साल से 15% की दर से दे रहे हैं। क्या ट्रांसफर की आप इनको राय देंगे, क्योंकि पर्सनली इन्होंने जाके की है बैंक से बात, पर शायद वो इतना कन्विंस नहीं हुए। आप क्या कहते हैं? मिस्टर सिंह जी, आपके लोन में और जिस तरह का आपने सवाल पूछा है, मुझे लग रहा है उसमें कहीं ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, या तो उन्होंने आपको किसी तरह का मिस सेलिंग का एंगल है, या कोई समझने में फेर ऐसा हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से अपने बैंक को अप्रोच करें मैनेजर के थ्रू, या तो उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे कस्टमर रिड्रेसल ग्रीवांस लिंक है, डायरेक्टली उस पर लिंक करें। वो लिंक सीधे आपको पहुँचाता है उनके CGM और CFO के पास, और विद इन 30 डेज वैसे भी ओम्बड्समैन के हिसाब से आपकी कंप्लेन का निपटारा होना चाहिए। लेकिन उनकी वेबसाइट ये क्लेम करती है कि 15 दिनों के अंदर ही इंटरनल बेंचमार्क है उनके ऑफिसर्स को कि कस्टमर की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके उनको सेटिस्फैक्शन पे लाना है। अगर आप 30 दिन तक वेट करते हैं, वो आपकी सॉल्यूशन नहीं देते हैं किसी तरह का, तो आप RBI के सीनियर ऑफिसर जिनको एक अपॉइंटेड होते हैं, और सारे बैंक्स के अगेंस्ट जो कंज्यूमर कंप्लेन होती है वहाँ पे बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पीछे से आपके साथ ज्यादती हुई है और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो कमिट किया था उससे ज़्यादा ले लिया गया, और उसको कर लें। और अगर आपको लगता है कि उनकी ओर से किसी तरह की रिटर्न मिसकम्युनिकेशन नहीं है, कोई उनकी ओर से सही है कागजों में, तो मैं फिर आपको ये सलाह दूंगा इमीडिएटली किसी दूसरे बैंक से बात करें, नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक, और या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, और अपने लोन को आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। आजकल 10% से 11% के बीच में आराम से होम लोन मिल जाता है। जैसे कि एक सवाल हम कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे अनूप, कि ऐसे में क्योंकि कुछ बेस इफेक्ट भी होता है, जो पुराने कस्टमर्स है उनको इंटरेस्ट रेट उनका अलग हो सकता है, जो मौजूदा है कुछ डिफरेंस होता है। ऐसे में क्या अपने ही बैंक में विदाउट शिफ्टिंग टू अनदर बैंक क्या कुछ फीस देके ये शिफ्ट भी कर सकते हैं कुछ ट्रांसफर, ताकि इनकी ब्याज दर कम हो जाए? देखिए, ज़रूर है, अपने बैंक को ज़रूर अप्रोच करना चाहिए और उनसे अपनी कंसर्न पूरी तरह से बतानी चाहिए। और आजकल बहुत प्रोफेशनल और कस्टमर सर्विस के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं ऑफिसर, तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी गुंजाइश होगी, क्योंकि उस टाइम पे बोरोइंग कॉस्ट क्या थी उसके हिसाब से लेंडिंग हो रखी है, तो बैंक्स को भी देखना पड़ता है कि क्या किसी तरह से विद इन कंप्लायंस पॉलिसी क्या ये वायबल है कि नहीं है। अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो इनके पास ढेर सारे ऑप्शन है, आराम से स्विच कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सिंह साहब आपके लिए रहेगा, बैंक से आप एक बार फिर से बात करने की कोशिश करें, बैंक मैनेजर से मिलें और आप अपनी वहाँ पर पक्ष है वो जरूर रखें। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ से, तो आप डेफिनेटली किसी और बैंक में शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि काफी कम ब्याज दर पर आप अपने लोन को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगला सवाल एक ईमेल है, उसको हम शामिल करें। शिशिर साहब ने भेजा जमशेदपुर से, ये कुछ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। इनफैक्ट इन्होंने बताया कि इनके फादर SBI से 6 लाख का लोन इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पर कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की बात हो रही है। आपसे जो ये जानना चाह रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है इनका सवाल। ये पूछना चाहते हैं कि क्या गारंटर के तौर पे इस पॉलिसी को मतलब रखा जा सकता है कि आने वाले समय में कहीं पर ये इसको एज अ गारंटर यूज करना चाहे, तो ये पॉलिसी उस तरह से काम आ पाएगी या नहीं, और कितना जरूरी होता है अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो होम लोन का इंश्योरेंस कराना, वो उस पहलू पर भी आप जरा बताएं। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, फॉर हमारी वाइडर व्यूअरशिप के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। आज की डेट में कोई भी आप बड़ा लोन या होम लोन खास कर लेते हैं तो उसके लिए गारंटर के तौर पे इंश्योरेंस पॉलिसी काम नहीं करती है, लेकिन ये रिस्क लायबिलिटी को ज़रूर कवर करती है, लोन लायबिलिटी को कवर करती है। इन द इवेंट ऑफ एनी अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग द लोन टेन्योर, अगर ऐसी कोई बात हो जाए, बोरोवर या को बोरोवर को फिजिकल हार्म हो जाए और वो गेनफुल एक्टिविटी में ना कंटिन्यू कर पाए, तो उनके लोन को इंश्योरेंस कंपनी चुकाती है और उसका को प्रीमियम अपफ्रंट देते हैं। तो ये गारंटी के तौर पे नहीं होगा, हाँ रिस्क गारंटी एक तरह से है और वो आपने करना ही करना चाहिए।
चलिए ठीक है, तो आप रिस्क कवर की सूरत में रिस्क कवर आप जरूर लें, और जितना आपने लोन बताया 6 लाख रुपए शायद आपके फादर अप्लाई कर रहे हैं, उतनी रकम का आप एक कवर जरूर ले सकते हैं। आखिरी सवाल आज का रहेगा, ये कार लोन पर है, पंकज पूरा साहब ने भेजा है दिल्ली से। ये जानना चाह रहे हैं कि 5 से 6 लाख इनका बजट है गाड़ी लेने का, जिसमें से 3 लाख रुपए खुद जुटाएंगे, 3 लाख का लोन ये लेना चाह रहे हैं। इनकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन एक जनरल वे में बात की जाए और बाकी व्यूअर्स के लिए भी जो इस वक्त देख रहे हैं, कार लोन की जहां तक बात करें, फिलहाल क्या ब्याज दरें चल रही हैं, और अगर आप 50% डाउन पेमेंट करने को तैयार है तो क्या ज्यादा अच्छी स्कीम्स या ऑफर्स मिल पाएंगे इनको? देखिए, ये तो अच्छी बात है। लोन की एलिजिबिलिटी पर्सपेक्टिव से या अप्रूवल से तो बहुत अच्छी बात है। 50% अपनी इक्विटी है और 50% का लोन है, लेकिन अच्छी ज़्यादा स्कीम मिल पाएंगी उसका इससे सरोकार ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये है कि अपनी इक्विटी अच्छी है तो आप जाके या तो डीलर से खुद निगोशिएट करिए, वो कार के प्राइस पे हो सकता है, क्योंकि लोन अमाउंट कम होएगा तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश इंटरेस्ट रेट को कम करने की नहीं होगी, बट यू विल गेट कंपैटिटिव रेट। और किसी तरह 11.5 से 14% के आसपास कहीं भी डिपेंड करता है। आपको ऑप्शंस पे बता दिए हमारे एक्सपर्ट ने कि आप कहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। SBI से आपको काफी कम ब्याज पे मिल जाएगा लोन, और साथ ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें 3 साल का ITR आपको उसके आधार पर ले सकते हैं। HDFC कोटक महिंद्रा से भी आप चेक कर सकते हैं। एक और सवाल हम यहाँ पर ले रहे हैं ईमेल के जरिए, चेतन मालपुरे जी ने सवाल भेजा है। प्रीपेमेंट चार्ज पर ये जानना चाह रहे हैं। इन्होंने बताया कि अक्टूबर 2013 में इन्होंने 2 लाख का एक पर्सनल लोन लिया था। फ्लोटिंग रेट पर पर्सनल लोन क्या ये क्लोज कर सकते हैं? और जैसा कि इन्होंने कहीं बाद में पढ़ा शायद या टेलीविजन पर देखा कि प्रीपेमेंट चार्जेस हट गए हैं फ्लोटिंग रेट वाले लोन्स पर, लेकिन जब इन्होंने बैंक में बात की तो बैंक मैनेजर ने कहा कि पर्सनल लोन्स पर ये अभी अप्लाई नहीं करता। क्या ये कुछ इसमें इस तरह की कोई चर्चा चल रही है? अनूप, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं आया है। होम लोन पे प्री पेमेंट चार्जेस खत्म किए गए हैं मोस्ट ऑफ द बैंक्स द्वारा, एंड पर्सनल लोन पे प्री पेमेंट देना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ पर्सनल लोन एंड फॉर बिजनेस पर्पसेस। सो इस पे इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं आया, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मिक्स कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। आपको प्री पेमेंट लगभग हर बैंक में लागू है ये, और 1-2 अपवाद छोड़ के कोई सरकारी बैंक हम यहाँ पे तरफदारी नहीं कर सकते हैं, बट आई कैन रेकमेंड दैट ही शुड अप्रोच वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स। ऑलराइट, तो ICICI बैंक में जहाँ से आपने लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन का जहाँ तक सवाल है, प्रीपेमेंट चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने मन बना लिया है कि आप अपना लोन प्रीपे करें, ये अच्छी बात है, क्योंकि जितनी जल्दी आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे उतना अच्छा है, ताकि फर्दर आप लेकिन एक दूसरा लोन अगर लेने जाएंगे शायद उसमें दिक्कत आ सकती है। खैर अनूप, इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए।